बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 1 जनवरी और दिन है हफ्ते का। व्यूअर्स, आजकल एक नया मौसम उसका आगाज़ हो चुका है और ये ज़मीर जागने का मौसम है। राना शमीम साहब का ज़मीर 3 साल बाद जागता है। मोहसिन बेग साहब का भी ज़मीर कई साल बाद जागा और कई ब्यूरोक्रेसी के ऐसे लोग हैं जिनका ज़मीर आहिस्ता-आहिस्ता जाग रहा है और वो दूसरी तरफ यानी एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और दूसरी तरफ अपोज़िशन जमातें, उस तरफ जाकर उनका ज़मीर जाग रहा है। तो हैरत की बात यह है कि बेमौसमी ज़मीर जागना ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप ताकतवर हलकों के साथ होते हैं, जब आप इक़्तिदार में जिन लोगों के ज़ोर-ए-बाज़ू बनने की सलाहियत रखते हैं या दावा करते हैं, तो उस वक़्त आपका ज़मीर नहीं जागता, उस वक़्त सोया रहता है। लेकिन जिस तरह ही आपके मकासद पूरे नहीं होते, तो आप दूसरी तरफ चले जाते हैं और आप कहते हैं कि जनाब, जब हम इमरान खान के साथ थे तो उसने ये किया और हमारे ज़मीर ने ये किसी तरह भी कबूल नहीं किया, लिहाजा हम अब अवाम के सामने अपने आप को पेश करते हैं और अब आप देख लें कि ये जो हुकूमत है इसका असल चेहरा क्या है। पाकिस्तान के अंदर आज 2 बयान दिए गए। पहला बयान शहबाज शरीफ साहब ने दिया और उन्होंने मुतालबा किया है इमरान खान के इस्तीफे का और वजह वो बताते हैं कि नए साल का आगाज़ हुआ, खुशियों की इब्तिदा होती है जब भी नया साल आता है, चीज़ों को सस्ता कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने, इस ज़ालिम हुकूमत ने क्या किया कि महंगाई भी है और दूसरी तरफ इस हुकूमत ने पेट्रोल बम अवाम पर फेंक दिया और फिर पेट्रोल की कीमतों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ डिफेंस। और डिफेंस क्यों अपनाया जा रहा है इस पर मैं तफसील से बात करूंगा। और दूसरी तरफ बिलावल जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि द ओनली वे द इन्फ्लेशन इज टू आउटसाइड इमरान खान। अब ये दोनों लोग अपोजिशन से इनका ताल्लुक है, जब ऐवान की बात आती है तो वहां से ये लापता हो जाते हैं और जो जमहूरी तरीकाकार है उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जाता कि रास्ता रोका जा सके किसी तरह उन तमाम बिल्स का, कानून साजी का, जो ये समझते हैं कि अवाम दोस्त रही है, लेकिन वहां पर ये आपको नजर नहीं आएंगे और बल्कि इनके बहुत सारे लोग भी गायब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की जो लाइन है ये क्यों अपनाई जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवाम के सामने हकायक रखना, ताकि आपको समझ आ सके कि जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट इस वक्त अपोजिशन जमातें कर रही हैं वो असल में है क्या। देखिए, अपोजिशन जमातों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जब आप जो आप पे इल्जामात हैं आप उन्हें उनका दिफा नहीं करेंगे अदालतों में और बाहर ये जंग लड़ेंगे, तो फिर यकीनन जो असल खेल है उसे बेनकाब होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, हमें इस पर तनकीद करनी चाहिए, हल पेश करना चाहिए। महंगाई क्यों है, IMF क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल ही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में अवाम को बेवकूफ बनाना ये जो अपोजिशन लीडर कर रहे हैं इसे बंद होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ये जानते हैं कि उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के केसेस FIA आपके सामने हैं, शहबाज शरीफ साहब नैब के केसेस आपके सामने हैं, हालांकि वहां पर तेजी नहीं हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। तीसरी चीज व्यूअर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ साहब ने एक जमानत दी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और जमानत ये थी कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, अगर नहीं आए तो आपकी जमानत है, आपसे सवाल किया जा सकता है। वफाक ने जिस तरह ऐलान किया कि हम अदालत जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपकी जमानत थी तो इस मामले पर चूंकि आप पूरा नहीं उतरे, जो जमानत दी गई थी कि जल्दी आ जाएंगे 4 हफ्तों में, ऐसा नहीं हुआ, 2 साल गुजर गए, तो गिरफ्तारी भी हो सकती है और वफाक अपना केस लड़ेगा। वफाक सवाल करेगा कितनी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई, कब कब हाई कमीशन के साथ इस हवाले से नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स ही अटेस्ट होकर, नोटराइज होकर, ये नोटरी पब्लिक जो है इनका बड़ा अहम किरदार है और एक 2 रोज के अंदर एक धमाकेदार किस्म की रेवोल्यूशन में करने जा रहा हूं इस नोटरी पब्लिक के हवाले से। जो मेडिकल रिपोर्ट्स अटेस्ट होती रही तो आपने जो है इंतजार करना है, लेकिन आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। हाई कमीशन के अंदर जो लोग जाकर एवनफील्ड का दरवाजा खटखटाते रहे, मुझे अच्छी तरह याद है हसन नवाज ने कहा, मैंने पूछा कि आपको कोई चिट्ठी आई, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट अ डाकिया और आई एम नॉट अ पोस्ट मैन फॉर नवाज शरीफ, ये हसन नवाज के अल्फाज थे। इसके अलावा भी जब जब हाई कमीशन ने एवनफील्ड का दरवाजा खटखटाया, सवालनामे दिए गए, पूछा गया भाईजन आप हमें वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं दे दें, उसका कोई नामो निशान नहीं। लेकिन अब सवाल किया जाएगा कितनी मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई, किस किस्म का इलाज हो रहा है, कहां से हो रहा है, प्राइवेट मॉलेज कौन है और ये जो मॉलेजीन यहां पर हैं इनकी भी क्या हैसियत है, इस हवाले से भी सवाल उठाया जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपने आप को हर तरफ से एक जो घेरा है उनके गिर तंग हो रहा है, इसलिए वो बातें ये कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई है, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं।
जब से पूरी दुनिया को एक पेंडेमिक के बाद दूसरी पेंडेमिक ने घेरा, नंबर्स अब दोबारा बरतानिया में भी ऊपर जा रहे हैं, अमेरिका में ऊपर जा रहे हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा जब बिजनेसेस बंद हो जाएं? क्या क्या असर होगा? आपके कारोबार बंद हो जाएंगे, इकोनॉमी बंद हो जाएगी, मईशत का पहिया जाम हो जाएगा, तो फिर इफेक्ट कैसे पड़ेगा? पड़ेगा, हर तरफ पड़ेगा। तो अगर हम सिर्फ इसे ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूं कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और बाज़ लोग इसे IMF से जोड़ते हैं। हमारे हालात भी बड़े ख़राब हैं। पूरी दुनिया के जो अमीर ममालिक हैं वो IMF के पास नहीं जाते। पाकिस्तान को क्यों जाना पड़ रहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस हुकूमत की नालायकी, आई डोंट एग्री विद दिस। आपने 30 साल का गंद साफ करना है, चीज़ों को अपनी जगह पर लेकर आना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स, जिन लोगों के ये जो मौसम है ना ज़मीर जागने का, वो इसलिए भी जाग रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सियासी जमातों की तरफ से। पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों ने इन्वेस्टमेंट की सिस्टम के अंदर, नन्हे नन्हे पौधे लगाए और अब वो तनावर दरख्त बन गए। ऑब्वियसली ये दरख्त जो है उन्हीं लोगों को छांव देंगे जिन्होंने ये दरख्त लगाए। तो अब वो सिस्टम में अपने ज़मीर जागने की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि देखें एक और गवाही आ गई, एक और जो है वो सुरखरू हो गए। तो इसीलिए सिस्टम के जरिए हालात को मैनिपुलेट किया जा रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें नजर आ गया कि उन्होंने आइंदा इलेक्शन में जाना है, उनका मुकाबला एक जमात से नहीं बल्कि 2 जमातों से होगा और अपनी पॉलिटिकल प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। बहुत ही अच्छा होता कि अगर कहीं ना कहीं बिलावल जरदारी साहब और जरदारी साहब के जो केसेस हैं उसके ऊपर भी बात की जाए, लेकिन वहां पर रिकॉर्ड गायब हो जाता है। तो ये दोनों जो बयान आए, इन्फ्लेशन का बयान आया और दूसरी तरफ ये जो बयान आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन दोनों जमातें अपने इर्द गिर्द घेरा जो तंग हो रहा है, इसको बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद करते हुए हमें नजर आएंगे। व्यूअर्स, बिलाल यासीन साहब पर हमला हुआ, उसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए हमें। बिलाल यासीन से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है पाकिस्तान के अंदर, मेरा उठना बैठना भी इनके साथ था। और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनकी निशानदही भी होनी चाहिए, उन्हें कैफ़े किरदार तक भी पहुंचाना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी हो जाएगी। मेरी जितने भी लोगों से पाकिस्तान में बात हुई है, पता चल जाएगा कि हमला किसने करवाया और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे। व्यूअर्स, आपको भी बता दें कि एक ख़त लिखा गया है और ये ख़त, इस ख़त पर तफसील से जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, इस पर हम तफसील से बात कर लें। जो 2 ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मौजूदा हुकूमत का दूसरा निज़ाम जुल्म, इस्तेहसाल और बेहिसी है। अवाम को जिंदा दरगोह करने के लिए बजाय इमरान नियाजी मुस्ताफ़ी हो जाएं, अपनी हमाकतों की सज़ा कौम को ना दें। फिर यह भी कहा गया कि नए साल में कौम को महंगाई, माशी तबाही और बेरोज़गारी से बचाने के लिए जालिम हुकूमत से निजात पाना होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल कौम को महंगाई, बद इंतज़ामी, माशी बर्बादी, भूख, बीमारी, जुल्म सितम, नाइंसाफ़ी के अजाबों से निजात की शुरुआत का साल बन जाए। देखें, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनके गिर्द घेरा तंग हो रहा है, दिफा अदालतों में नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कौम के सामने इसी किस्म का बयानिया रखा जाएगा जो शहबाज शरीफ साहब रख रहे हैं। फिर बिलावल जरदारी ने क्या कहा? इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम को नए साल का तोहफा दिया। इमरान खान ने बड़े दावे से कहा था कि 2021 खुशहाली का साल होगा, अब 2022 आ गया, खुशहाली का वो दावा कहाँ गया? और ये सवाल करते हुए नजर आए और हर साल गुज़श्ता बरस की निस्बत ज़्यादा महंगा साबित हुआ और फिर कहते हैं कि पिछली हुकूमतें नाअहल थी। ये कहा गया, बिल्कुल नाअहल थी, इसलिए नाअहल थी कि आपने निज़ाम को खड़े नहीं होने दिया। मैंने पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल सिस्टम है इस पर कई दफ़ा बात की। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है ना व्यूअर्स, वो ये है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ शख्सियात का निज़ाम है। मैंने इस पर तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी की कि अगर इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज अलग हो जाएं तो तहरीक इंसाफ की पार्टी कहाँ खड़ी होगी, इसका फैसला आप खुद कर लें। अगर आज नून लीग से नवाज शरीफ साहब गायब हो जाएं या उन्हें हज़फ कर दिया जाए हमेशा के लिए, तो इस जमात का क्या हाल होगा? शख्सियात की छाप है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से अगर भुट्टो ख़ानदान को निकाल दिया जाए तो ये जमात कहाँ खड़ी होगी? यही बुनियादी वजह थी कि इस जमात के अंदर आपको भुट्टो ख़ानदान के लोग नहीं मिलेंगे, आपको जरदारी ख़ानदान के लोग मिलेंगे। इसीलिए ये नाम, शख्सियात की छाप इतनी ज़बरदस्त थी और इसका एहसास इन लोगों को भी था, इसलिए उन्होंने भुट्टो ख़ानदान का नाम अपने साथ लगा लिया और उसको ख़त्म नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक पार्टी बनाई गई और इसको जरदारी साहब लीड करते रहे, बेशक करते हैं, लेकिन भुट्टो का नारा अगर ख़त्म कर दिया गया
तो शायद इस पार्टी की पहचान भी खत्म हो जाएगी। तो ये बुनियादी वजह है। शख्सियात पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर छाए हुए हैं और यही बुनियादी वजह है कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। पाकिस्तान के अंदर जब तक ये निज़ाम रहेगा ये इसी तरह चलता रहेगा। इसीलिए पॉलिटिकल सिस्टम जब मजबूत होगा ना, तो उसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। और एक जमात जाती है, एक शख्स जाए, दूसरा आ जाए, लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम बेहतर रहेगा तो इसको गिराने के लिए आपको साजिशें नहीं करना पड़ेंगी। ट्विटर अकाउंट के ऊपर बैठकर अपनी टीम को इस तरफ टास्क नहीं देना पड़ेगा कि आपने सुबह से लेकर शाम तक एक जमात या दूसरी जमात या अपोजिशन या हुकूमत की जो है वो जही-तही फेरनी है। तो ये काम नहीं होगा। फिर दूसरी खबर, सरीना ईसा ने एक खत लिखा है और इसका मतन क्या है मैं आपके सामने रख देता हूं। कराची में 2 अफराद घर में घुसे, डराया, धमकाया और हरासा किया। ये खत का मतन है और वो ये कहती हैं कि 29 दिसंबर को कराची डिफेंस में मकान में रगनौगन की निगरानी कर रही थी। 2 अफराद घर में दाखिल हुए, कहा कि वो इंटेलिजेंस से हैं। खत के मतन में ये भी कहा गया कि एहलकारों ने 4 सफ़ात दी और ज़ाती मालूमात तलब की, लेकिन दस्तावेजात पर किसी इदारे का नाम दर्ज नहीं था। खत के मतन के मुताबिक मैं और मेरी बेटी इंतहाई परेशान हुए। 2 अफराद घर में घुस आए और बाजपुर्स की और हरासा करने के बाद दोनों अफराद ये कहकर चले गए कि वो 2 दिन बाद दोबारा फॉर्म लेने आएंगे। खत में कहा गया कि कुछ देर बाद मजीद 2 अफराद आए और अपना तारुफ वजारत दाखिला के एहलकारों के तौर पर कराया। इन दोनों ने भी अहल खाना के बारे में सवालात करने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि दोबारा आएंगे, बेहतर है मालूमात फराहम कर दें, ये नताइज भुगतने को तैयार हो जाएं। और ख़त में सरीना ईसा ने 3 सफ़ात पर मबनी ख़त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इंक्वायरी का मुतालबा किया है। देखें, ये मामला बहुत ही संजीदा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो कुछ आप जानते हैं, मीडिया में जितनी भी रिपोर्टिंग हुई और जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। कतई नज़र इसके इस मामले की तहकीकात अब होनी चाहिए। अगर कोई शख्स या खातून झूठ बोल रही हैं तो इसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि आप बार बार पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज का जब आप नाम लेते हैं ना, और वो भी एक बहुत ही बड़े ओहदे जिस पर आप मौजूद हों और आप इस तरह की बात करें, तो उससे नुकसान पाकिस्तान को होता है। और जस्ट इमेजिन करें कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर ये हेडलाइन बने कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अहलिया ने पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद की या पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो डरा धमका रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। और लोग इसी तरह करते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और अब बहुत हो गया पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहना, क्योंकि देखें ये किसी शख्स की बात नहीं है, ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। और अगर ये झूठ है तो तब भी इसका जो है रिजल्ट कौम के सामने रखना चाहिए और लोग जो मुलव्विस हैं उनके बारे में भी हकायक आने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो यकीन सबूत भी मौजूद होंगे जो लोग आए, और क्या इस हवाले से पुलिस को बताया गया, कानून नाफिज करने वालों को सब बुलाकर बताया गया, ऐसी भी कोई चीज़ अगर है तो उसे भी कौम के सामने रखना चाहिए। क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि कोई शख्स खड़ा होता है और ये बात कर देता है कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान की कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हसास इदारे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसका नुकसान फ़ायदा शायद इन लोगों को तो ना हो रहा हो, लेकिन नुकसान पाकिस्तान को ज़रूर हो रहा है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। और बड़ी हैरत की बात यह है कि वो इदारे जो दुश्मन की निगरानी कर रहे हैं, अब उन्हें ऐसे लोगों की भी निगरानी करनी होगी जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और जिन्हें बार बार तनकीद करके बार बार उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ, और आप लोग मुझसे इत्तफाक भी करेंगे, कि वंस फॉर ऑल ये मामला सेटल्ड होना चाहिए। और अगर कोई लोग इसमें मुलव्विस हैं तो उनकी निशानदही होनी चाहिए, और अगर मुलव्विस नहीं है तो अगर इन पर इल्ज़ाम लगाया गया जिस तरह के ऐसा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसका भी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन जो है वो भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। अब व्यूअर्स, ये हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाअल्लाह मैं कुछ नई चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूं और 1-2 रोज़ के अंदर हम उसे बाकायदा लॉन्च कर देंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। आज ये मैंने मुख्तसर सी वीडियो इसलिए की ताकि हमारा जो ताल्लुक है, जो कनेक्शन है आपके साथ रेगुलर, वो इसी तरह जारी और सारी रहे और इसमें किसी किस्म का भी वक्फा ना आए। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।